ये पाषाण काल का अंतिम दौर रहा होगा, जब जब इंसानों ने बीजों को जमीन के नीचे बोकर मिट्टी में दफन या मिट्टी में बोकर सींच कर पौधों को उगाना सीखा। इसे ही जब वृहद पैमाने पर किया जाने लगा तो उसे कृषि का नाम दिया गया। कृषि यानी किसानी। और किसानी या कृषि या खेती बाड़ी शुरू होते ही इंसान सभ्यता की ओर आगे बढ़ा। सभ्य से सभ्यतर, सभ्यतर सभ्यतर से सभ्यतर होने लगा। और धीरे धीरे सारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी। जब कृषि एक अतिरिक्त उत्पादन करने लगा तो उसके बाद इस उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया में सारी व्यवस्थाएं बनी और एंट्री होती है फिर वहाँ सरकार की। और कृषि के क्षेत्र में सरकार की जो भूमिका है वो देख सक आप उसमें मृदा की जांच, सिंचाई, उर्वरक, भंडारण और उसके वितरण की। तो नमस्कार दोस्तों, ये है अड्डेबाजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो आज इस अड्डेबाजी में हमारी चर्चा का विषय है किसान बिल। किसान बिल यानी पिछले दिनों मॉनसून सत्र में सरकार ने लगातार एक के बाद एक 3 अध्यादेश पारित किए, जिसे संयुक्त रूप से किसान बिल कहा जाता है। और ये अध्यादेश हैं किसान उपज और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता अध्यादेश 2020, और तीसरी है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। किसान उपज और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। यह अध्यादेश अनुमति देता है कि किसान अपने उत्पादों को एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र के बाहर भी बेच सकता है। चलिए एपीएमसी के बाद में इस स्लाइड में अंत में हम इस पर चर्चा करेंगे। वे जगह हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ जो हम एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो अधिसूचित क्षेत्र है उससे बाहर वो कौन कौन सी जगह हैं? वे जगह हैं फार्म गेट्स, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, शीतगृह। शीतगृह यानी कोल्ड स्टोरेज आमतौर पर बोलते हैं, साइलोज यानी कि जहां अनाजों का भंडारण किया जाता है। यह अध्यादेश निर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में किसान उपज की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति देता है। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या पंजीकृत सोसाइटी जिसके पास पैन नंबर हो कर सकती है। बस पैन नंबर होना चाहिए और उसके बाद आप काम कर सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेडिंग किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, इसके बाद एफपीओ, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, या कृषि सहकारी संघ भी कर सकता है। अध्यादेश के अंतर्गत व्यापार क्षेत्र के बाहर किसान उपज का व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कोई बाजार फी, सेस या प्रभार नहीं वसूलेगी। यानी कि किसानों की उपज पर अब जो उनकी उत्पाद को बेचने पर लगने वाला जो शेष प्रभार या फी था अब वो नहीं लिया जाएगा। ये हालांकि राज्य सरकार के हिस्से का था। ये मूल्य आश्वासन, अब दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश। ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की के लिए बात की जाती है। इसमें इस अध्यादेश में प्रावधान है कि उत्पादक एवं खरीदार कृषि के बीच कृषि समझौता किया जाएगा। एक समझौता वो आपस में कर सकेंगे। समझौते की अवधि एक फसल मौसम या एक प्रजनन चक्र का होगा। इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक की होगी। कृषि उत्पाद की खरीद का मूल्य समझौते में दर्ज होगा। मूल्य बदलाव की स्थिति में समझौते में उत्पाद के लिए गारंटी शुदा मूल्य के अतिरिक्त राशि का स्पष्ट संदर्भ होना अनिवार्य होगा। मूल्य निर्धारण के तरीके का भी उल्लेख समझौते में होगा। इसके अलावा विवाद की स्थिति में इसके लिए एक विवाद निपटारे के लिए समिति, मतलब जिला स्तर पर इसके लिए सक्षम अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी। अब तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश 2020। यह एक्ट केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं को अनिवार्य वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है, जैसे खाद्य पदार्थ, उर्वरक, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। केंद्र सरकार इन वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई, वितरण, व्यापार, भंडारण आदि को रेगुलेट या प्रतिबंधित कर सकता है। अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र कुछ असामान्य परिस्थितियों में ही
कुछ खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालों, प्याज, खाद्य तेल एवं तिलहनों को रेगुलेट कर सकती है। यानी कि एक तरह से कहें कि अब स्टॉक लिमिट की का जो का जो नियम था उसे हटा दिया गया। अब कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है। ये परिस्थितियां हैं, बशर्ते इन परिस्थितियों को छोड़कर युद्ध, अकाल, असमान मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा। इस अध्यादेश के तहत भंडारण सीमा तब लागू होगी। एक और यहाँ पर भंडारण सीमा लागू करने का यहाँ आपको एक और शर्त है, जब बागवानी उत्पाद के मूल्य में 100% की वृद्धि हो, या दूसरा है नष्ट न होने वाले कृषि उत्पादों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि दर्ज की जाए। मूल्य की गणना पिछले 12 महीने के मूल्य या 5 महीने के औसत खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एपीएमसी एक्ट क्या है। कृषि या एपीएमसी क्या है? कृषि राज्य का विषय है और अधिकांश राज्य सरकारों ने पारदर्शिता और व्यापारियों के विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1950 या उसके बाद एपीएमसी एक्ट को लागू किया। यह समान रूप से सरकारी नीतियों का विस्तार है, या समग्र रूप से सरकारी नीतियों का विस्तार है, जो खाद्य सुरक्षा, किसानों के लाभकारी मूल्य और उपभोक्ताओं के उचित मूल्य को निर्देशित करता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एपीएमसी, मार्केट कमेटी या हम लोग बाजार समिति आम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं इसको, एक मार्केटिंग बोर्ड है जो आमतौर पर भारत में एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है ताकि किसानों को बड़े खुदरा विक्रेताओं के शोषण से बचाया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि खेत से लेकर रिटेल प्राइस तक मूल्य उच्च स्तर तक न पहुंचे। अक्सर हमने पुराने फिल्मों में देखा होगा, लाला जी के पास कर्जा होता था, एक किसान लाला जी से कर्जा लिया होता था और लाला जी खेत पर ही पहुंच जाते थे और अपने दाम पर उसे खेत से ही खरीद लेते थे। ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए ये व्यवस्था की गई कि किसान खेत में अपना फसल न बेच सके, उसे वहां पर ले जाना होगा जो निर्देशित जगह एपीएमसी द्वारा अधिसूचित क्षेत्र है वहां, और इससे ताकि इनको बचाया जा सके। किसान उत्पादक संगठन, हालांकि जो व्यवस्था थी, व्यवस्था में काफ़ी खामियां हैं एपीएमसी में। यहाँ आड़तियों का एक बड़ा ही नेटवर्क हो गया है, जो बिचौलिए भी उसमें बिचौलियों का महत्वपूर्ण स्थान बन गया और ये भी एक तरह से शोषणकारी व्यवस्था में तब्दील होने लगा था। इसलिए इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब है एक और बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन एफपीओ। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादक कंपनी। किसानों का एक समूह होगा जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएगा। एक समूह बनाकर आप कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक समूह बनाकर सारे किसान एक कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर उनके लिए सरकार की अपनी अपनी अलग तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये था इस बिल के बारे में एक छोटा सा परिचय। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम लोग इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं वीडियो के आखिरी सेगमेंट में, जहां हम संबंधित मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और आज हमारा जो विषय है, वो चर्चा का विषय है आज, वो है कृषि बिल या कृषि अध्यादेश। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विश्वनाथ पांडे। जी विश्वनाथ। नमस्ते चंद्रशेखर, चर्चा आरंभ की जाए। जी बिल्कुल। तो जैसा हम लोगों ने पहले परिचय में बता चुके हैं कि अभी पिछले मॉनसून सत्र में सरकार ने एक के बाद एक लगातार 3 अध्यादेश कृषि से संबंधित पारित किए, जिसे संयुक्त रूप से कृषि बिल या कृषि अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। वो अध्यादेश है, पहला है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश। दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौता अध्यादेश। और तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अध्यादेश। ये तीनों लागू की गई है। लेकिन इन चीजों जब और इसका राजनीति में और किसानों के द्वारा काफी विरोध किया जा रहा है। जनता अभी देख रहे कि हरियाणा, पंजाब और यूपी में, अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु में भी इसका विरोध देखा गया। तो इस विरोध का कारण जो किसान बता रहे हैं कि इसमें एपीएमसी को साइडलाइन की जाने की कोशिश की जा रही है, या फिर एपीएमसी व्यवस्था खत्म की जाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा है कि ये एमएसपी पर कहीं बात नहीं की गई है।
एमएसपी पर भी बात की जानी चाहिए थी, यानी एमएसपी पर संशय बना हुआ है। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चर्चा में आया है, इसके लिए शायद लोग किसानों में या फिर आम या एक भय का माहौल है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन पर ला दी जाएगी या ला दी जा रही है। और जो चौथा है वो कोल्ड स्टोरेज या फिर जो मार्केटिंग से रिलेटेड है कि अब ये एपीएमसी के बाहर भी लोग मार्केटिंग कर पाएंगे। ऐसे में व्यापारियों और किसानों के बीच जो खरीद बिक्री या फिर व्यापारियों का दबदबा या बढ़ने का जो एक डर है उस पर। और फिर है स्टॉक लिमिट, जो तीसरा जो था कि जिसमें कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो लाया गया है, जिसमें स्टॉक लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी जो आवश्यक वस्तु के अधिनियम में कोई वस्तु शामिल नहीं है, वो आपातकालीन स्थितियों में वो चीजें लागू रहेंगी। तो हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तो विश्वनाथ, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये एपीएमसी क्या है और इसकी परिभाषा या फिर इसका महत्व रहा है। देखिए चंद्रशेखर जी, जैसा कि एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसका गठन दरअसल राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कृषि, जैसा हम जानते हैं, कृषि राज्य सूची का विषय है। इसके साथ ही एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हैं वो भी, उनकी मार्केटिंग वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, वो भी एक राज्य सूची का विषय है। तो इस हिसाब से एपीएमसी का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इनका मूलतः एपीएमसी के पीछे जो मूल संकल्पना है वो ये है कि किसान जो अपने खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं या किसी पेरिशेबल आइटम्स का उत्पादन करते हैं, जैसे फल हैं या सब्जी हैं, उनके फार्म गेट से बाहर आते ही, मतलब वो खेत से अगर वो बाहर आता है तो उन्हें कहीं भी बेचना नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट वो एक एपीएमसी मार्केट में आते हैं। एपीएमसी जिन्हें की मंडी भी कह सकते हैं, बाजार समिति भी कह सकते हैं, हम लोग आम बोलचाल जिसे बाजार समिति के नाम से भी जानते हैं। तो मूल धारणा यही है कि कोई भी किसान अपने प्रोड्यूस का जो विपणन है, का जो सेलिंग है, वो सारा वो मंडी में आकर ही करेंगे, वो कहीं और नहीं कर सकते हैं। वो इसके लिए प्रत्येक जिलों में 2-3 जिलों के साइज के हिसाब से वो मंडियों की स्थापना की गई है। कुल देश में तकरीबन 7,000 से 8,000 से ज्यादा मंडियां हैं फिलहाल। तो वहां पे ही किसान आकर के वो रिटेलर को जो उनसे सब खरीदेंगे उन्हें बेचना है। और ये जो प्रोसेस है वो ऑक्शन के माध्यम से होगा। और जैसा इस कानून में, जो संशोधित कानून में ये प्रावधान किया गया है कि अब किसान कहीं पर भी वो एपीएमसी मंडी से बाहर आकर के भी वो अपने सामान को बेच सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो रहा है। प्लस इसमें जो विवादों का सबसे बड़ा केंद्र है कि अभी तक फिलहाल ये देखा जा रहा था कि एपीएमसी के माध्यम से जो रेट तय होता था, किसान जो रेट तय करते थे, वो एक तरह से वो एक रेट तय किया जाता था किसानों का, उसमें एक बहुत बड़ा ये उनकी बात रहती थी और उनके मूल्यों के आधार पे फिर वो ऑक्शनिंग के प्रोसेस से वो गुजरता था। अभी प्रॉब्लम ये आ गई है कि अब खाद्यान्नों को एपीएमसी में ही बेचने की जो बाध्यता थी वो हटा दी गई है। अब कहीं पर भी वो सामानों को बेच सकते हैं, यहाँ तक कि इंटर स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके भी वो जा सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। जहाँ ये बेच सकते हैं वो जगह है क्योंकि अपना फार्म गेट है या फिर कंपनी परिसर में जाकर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं कि गन्ना मिल जो है, गन्ने की बिक्री गन्ने के मिल में ही होती है। और यहाँ पर आप अक्सर यूपी में गन्ना मिल और किसानों की, यूपी खासकर इस मामले में यूपी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, गन्ना मिल और किसानों के बीच विवाद होते रहते हैं। और ऐसे में उनकी एक मनमानी चलती है कि जैसे कि टाइम पर पेराई शुरू नहीं किए या फिर वो 2-4 दिन रोक दिए, सूख जाता है गन्ना। ऐसी स्थितियां, मतलब तकनीकी खामियां हैं इसमें। और फिर दूसरा एक और है कि ये कोल्ड स्टोरेज जो है, कोल्ड स्टोरेज है या फिर जो वेयर हाउस है, साइलोज है, वहां भी बेच सकते हैं। ऐसे में ये चीजें थोड़ा लोगों को संकित करता है, शंका होती है लोगों को। क्या कहेंगे? ये विवाद का जो मेन बिंदु है, जैसा कि आप जान सकते हैं, पत्र अखबारों में, कई मैगजीन में या वेबसाइट्स में जैसा उल्लेख किया जा रहा है, वो किसानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उन्हें ये भय है कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब अब उनके फसलों की या उनके फल सब्जियों की जो बिक्री होगी
वो एमएसपी से भी कम दाम पे हो सकती है। ये चिंता अभी देखी जा रही है किसानों के बीच में। इसके साथ ही किसानों को इसके बदले में ये मिल रहा है कि वो अब सामानों की बिक्री अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपने ढंग से वो किसी भी रिटेलर के पास जाकर के या कहीं पर भी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ उन किसानों को एक तरफ हम फ्रीडम मिलता हुआ देख रहे हैं, जहाँ वो अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके मन में ये आशंका भी है कि शायद वो जो हम मूल्य उसे मिलेंगे, वाजिब जो मूल्य मिलेगा वो एमएसपी से नीचे रहेगा। ये तो वास्तविकता है विश्वनाथ कि आज भी जो लोगों को मूल्य मिल रहा है वो एमएसपी से कई बार बहुत नीचे होता है। यहाँ तक कि मंडियों में भी बिक्री एमएसपी से नीचे की जाती है। तो इसी पर एक पूरा एक मामला आता है, एक एक ध्यान में आता है कि क्या अब ये वक्त आ चुका है कि एमएसपी वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए और कृषि उत्पादों को सीधे किसी उत्पादक और जो रिटेलर है उनको सीधे जोड़ दिया जाए कि आप लोग आपस में फैसला कीजिए कि आपको कितने में बेचना है, या एमएसपी व्यवस्था को खत्म कर देने का समय आ गया है। ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है, जो मुझे लगता है कि ये अभी इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न हो सकता है। अगर कृषि के परिदृश्य में देखें कि क्या वो समय आ चुका है भारत में कि हमें एमएसपी के सिद्धांत से कंसेप्ट से हमें निजात लेनी चाहिए। तो इसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एमएसपी की का औचित्य क्या है और एमएसपी में के लाभार्थी कौन है। एमएसपी के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ता है कृषि के ऊपर। अगर एमएसपी ना रहे तो क्या प्रभाव पड़ेंगे और अभी क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि एमएसपी मतलब भारत सरकार कुल 22 फसलों के लिए तय करती है। ये दरअसल क्या होता है कि किसानों को जो उत्पादन करते हैं, अगर 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 सरकारें कोई एक न्यूनतम मूल्य तय ना करें तो वो विवश हो जाते हैं कि अपने उत्पादों को वो औने पौने दाम पे, थ्रो अवे प्राइसेस पे वो किसी को भी बेच सकते हैं। लेकिन एमएसपी के होने से उन्हें ये एक वैधानिक अधिकार मिलता है कि वो अपने फसलों का दाम या तो एमएसपी या उससे ज्यादा तय करें। और हमारे देश में, भारत में, जो एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, और यहाँ कई तरह की मार्केट प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि मार्केट इम्परफेक्शंस जो हम कहते हैं, उस उस इन द फेस ऑफ दैट, उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि अगर एमएसपी को हटा दिया जाए तो ये जो फ्री मार्केट होगा, और फ्री मार्केट में जैसा हम जानते हैं कि जो भी मूल्य होता है, जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म किसी भी वस्तु का हो सकता है। जैसा एक छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं टेलीकॉम के मामले में। जब शुरू में आपको जैसा पता होगा कि 1 मिनट के 2 रुपए, 1 रुपए ऐसा फीस रहता था। बाद में एक गला काट प्रतिस्पर्धा हुई अनेक कंपनियों के ऊपर, क्योंकि सरकार ने एक मार्केट को खोल दिया। बाद में आज हालत ये है कि कोई प्राइस ही नहीं है और काफी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। ये इसी एक पर मैं आप हाँ, इस पर हालांकि मैं ये एक विषय उदाहरण, से अलग से विषय से बात हो अलग है। रही है। इसी के मामले में ये थोड़ा उल्टा हम्म, बैठता है। हम्म, यदि आप यूएसए और यूरोप की बात करें तो यहाँ पर एपीएमसी या एमएसपी की व्यवस्था कभी नहीं रही है। कभी नहीं रही है। अगर आप आपने जो यूएसए के बारे में चर्चा की है, मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले ही अखबारों में कि हम आमतौर पे चर्चा करते हैं कि किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। हाँ, भारत वहाँ की भी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को सब्सिडी देती है। इस संदर्भ में हमें ये यूएसए के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि वहाँ क्या ये हो रहा मैं है। उसी यूएसए की ही बात कर रहा हूँ। हम्म, यूएसए में और यूरोप में एमएसपी या एपीएमसी की व्यवस्था कभी नहीं रही। वो सीधे खुले बाजारों में बिक्री होती रही है वहाँ। लेकिन वहाँ की स्थिति यह है कि आज 1960 के दशक की अपेक्षा किसानों की आय में गिरावट दर्ज की जा रही है और वहाँ उन्हें भारी सब्सिडी देना पड़ रहा है। वहाँ प्रति किसान यदि देखा जाए तो यूएसए में $60,000 सालाना, $60,000 सालाना उनको सब्सिडी देनी पड़ती है। और वहीं भारत की बात करें तो हम जो मैक्सिमम सब्सिडी लोग ले पाते हैं वो लगभग $200 के आसपास है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अंतर। ऐसे में एपीएमसी या फिर एमएसपी व्यवस्था खत्म कर देना विकल्प मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ये विकल्प है। बेहतर हो कि इनमें जो कमियां हैं, इनमें जो लूप होल्स हैं उसको ठीक किए जाए। आज जैसे बात करेंगे कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि उत्पादन में किसान ट्रेंडी होते हैं, मतलब एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि चावल उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं। लेकिन यदि वो मक्के की खेती करें तो मक्के के लिए वो कहाँ से करेंगे?
उनको वो देना पड़ेगा ना, वो देंगे तभी तो वो करेगा कि उसको वो आप एमएसपी मिलेगा तो वो उसमें काम करेंगे। तो चलिए ये तो एमएसपी की बात होगी, तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो चलिए अब एमएसपी की बात हो जाती है, अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ये विश्वास कौन इस विधेयक में जो जो दूसरा था, दूसरा अध्यादेश है इसमें, जिसको हम कहते हैं मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण संरक्षण समझौता अध्यादेश। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर किसान मतलब वो इंगित करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर थोड़ा प्रकाश डालें। जैसे ये बिल में दर्ज है प्राइस एश्योरेंस अभी तक फिलहाल जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है, यहाँ पे किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनके उत्पादों की सही कीमत मिलने का आश्वासन जो होता है, जो एश्योरेंस है, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत यदा कदा। आप देख सकते हैं अधिकतर आप जो स्थिति बनी हुई है, हम लोग भली भांति इसको जान सकते हैं कि प्राइस एश्योरेंस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से लोग निरंतर देखा जा रहा है कि साल दर साल कृषि से होने वाली आय और इनसे जुड़े हुए लोगों की संख्या घटती जा रही है। तो इस संदर्भ में इस संशोधन की एक बहुत इस तरह के संशोधन की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है किसानों को। लेकिन जहां तक आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर परिभाषा के रूप में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो कल्पना है उसमें दो पक्ष हैं। एक तो किसान है जो लैंड का ओनर भी है और वो सेलर भी है एक तरह से, और दूसरी तरफ से कोई आमतौर पर कोई कंपनी होती है जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है या कोई रिटेलर है, बड़ी कंपनी है। उन वो एक एग्रीमेंट के तहत वो कृषि से जुड़े हुए इनपुट्स प्रदान करते हैं किसानों को। कई बार उन्हें सीड भी दिया जाता है, और कुछ जैसा अभी तक जो चल रहा था इंडिया में कि 25% वो जो उनका जो कॉस्ट है, जो एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है, उनका 25% वो एडवांस में भुगतान करते हैं ताकि वो कृषि कार्यों को आरंभ कर सके। बाद में एक तय की गई मात्रा एक तय समय पर किसानों के द्वारा उन्हें दी जानी है। बदले में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो दूसरे पार्ट हैं, जो कंपनी है, वो उन उत्पादों को खरीदने का एश्योरेंस देता है और उन्हें आफ्टर ए क्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ये किया जाता है। तो ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की यही रूपरेखा है, और अभी तक भारत में ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2003 के तहत फिलहाल ये कुछ विकसित राज्यों में ही ये अपनाई जाती है। आमतौर पे कैश क्रॉप में, कुछ फसलों में जैसे कि आलू है, बार्ली है, मेज है, इन फसलों में ये किया जा रहा, और अभी एक लंबा रास्ता अभी तय किया जाना बाकी है इस क्षेत्र में। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो फसलों की ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग की प्रक्रिया काफी जटिल होती है और ये किसानों के लिए कभी कभार बहुत दुखदायी होता है। आप जैसे धान क्रय केंद्रों में जाएं तो धान की लंबाई, मोटाई, उसकी डेंसिटी, इसके आधार, उसके घनत्व, इसके आधार पर उनकी ग्रेडिंग की जाती है। और जी हाँ। ऐसे में अक्सर ये होता है कि आपसे वो लो ग्रेड में खरीद कर इसे हाई ग्रेड में बेच दिया जाता है, और वहाँ वो व्यवस्था जिसके कारण एपीएमसी को आप बंद करने की बात कर रहे हैं, एक नए सिरे से फिर से यहाँ खड़ी हो जाती है। चलिए यहाँ पे ये अब हाँ इस बारे में मुझे एक पॉइंट करना है, क्लियर करना है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में जो भी विवाद उत्पन्न होते थे किसानों और कंपनी के बीच में, उन विवादों का निपटारा, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, वो करने का दायित्व एपीएमसी के ऊपर था। और जब एपीएमसी का अस्तित्व जिन प्रश्नों के घेरे में है, तो आने वाले दिनों में और सरकार ने जो एक बॉडी बनाने की व्यवस्था बात की है हाँ कि वो राज्य स्तरीय एक बॉडी बनेंगे, हर एक राज्य अपने अपने ढंग से एक स्टेट लेवल की बॉडी बनाएंगे जहां पे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्टिंग होगा और दोनों पार्टी फिर उसमें अटेस्ट करेंगे उसे। ये अभी किया जाना बाकी है। तो मुझे लगता है कि उसके बिना, एक सशक्त बॉडी के बिना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस, इनका अनुपालन कराना, ये एक चुनौती भरा कदम हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी ये शुरुआत है, अभी तो बहुत बिलों तक चलना है। कि अब अगला जो टॉपिक है हमारा, जिसमें देखते हैं, एक इसमें बात की गई है कि अब किसान अपना जो उत्पाद है वो कारखानों में
वेयर हाउस में, या फिर जो साइलोज हैं और कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ भी अपना सामान बेच सकते हैं, यानी कि इनके मालिक भी यहाँ से सामान खरीद कर उनका स्टोरेज कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक ऐसा क्या कोई कानून था जो इन्हें बाध्य कर रहा था कि आप इन्हें सिर्फ रेंट पर ही दे सकते हैं, यहाँ खरीद नहीं सकते? जैसे कोल्ड स्टोरेज के संदर्भ में एक 1980 में एक एक्ट आया था, मतलब ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का ही, उसमें कई ऑर्डर हैं, उसमें से एक कोल्ड स्टोरेज ऑर्डर है, वो 1980 में जारी किया गया था। उसके उसमें एक नियमावली, उनकी एक नियमावली है जिसके तहत कोई भी कोल्ड स्टोरेज अपनी, सबकी इस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी है, जैसा हम जानते हैं अभी टोटल इंडिया में अगर देखा जाए तो 37 से 39 मिलियन टन ये कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी है। तो अभी जो भी किसान आमतौर पे कोल्ड स्टोरेज में वो पेरिसेबल आइटम्स ही जाते हैं, जो फल हैं सब्जियां हैं वही जाते हैं। तो कोई भी ऐसा किसान अभी तक जो कोल्ड स्टोरेज के जो लाइसेंस होल्डर थे वो अपनी एक तयशुदा मात्रा के हिसाब से ही प्रोक्योर करते थे। और चूंकि सरकार ने ये जैसा देखा जा रहा है कि आपने जैसा क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई ऐसा रूल था जो उन्हें बाध्य कर रहा था, उसमें उसके कुछ नियमों में से एक नियम है जिसमें वो अपनी कैपेसिटी फुल हो जाने के बाद वो ज्यादा वो रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक वार्षिक या हाफ ईयरली या सीजनल टाइप की एक इंस्पेक्शन भी किए जाने का प्रावधान है। और अगर उनके दिए गए मापदंडों के अनुसार अगर वो सीमा ज्यादा हो या असुरक्षित तरीके से स्टोरेज किया जाए जहां से उनकी गुणवत्ता खराब होने का खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में उनके लाइसेंस को रद्द भी किया जा सकता है विषम परिस्थितियों में, और पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है। तो ये था यानी कि ऐसा ही कुछ जो साइलोज थे जहाँ पर कि अनाजों का भंडारण किया जाता है, उसके बारे में भी कुछ लगभग ऐसा ही रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है यहाँ पर इसमें हमारे आज की चर्चा का, जिससे कि हम देखते हैं कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में से एक स्टॉक लिमिट को हटा दिया गया है। अब सामान्य परिस्थिति में स्टॉक लिमिट नहीं काम करेगा। कोई भी वस्तु जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल था उसको आप, या कृषि उत्पाद जो है, जितना चाहे आप उसको स्टॉक कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, आप बताइए, कुछ जैसा मार्गदर्शन करें कि हमारा। जैसा कि ये स्टॉक लिमिट हटाने का बारे में दोनों तरह से आप देख सकते हैं कि भारत जैसे एक विशाल देश में जहाँ टोटल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जो इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 315 मिलियन टन हमारे यहाँ फूड ग्रेन होने वाला है, और ओवरऑल अगर आप पेरिसेबल और नॉन पेरिसेबल दोनों को अगर ऐड करें तो लगभग 540 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन होता है। और ऐसी स्थिति में कुछ आंकड़ों के अनुसार हमारा जो 20% जो पेरिसेबल आइटम्स है, हमारा सब्जियां फल, वो खेत में ही नष्ट हो जाते हैं। जी। और इससे अर्थव्यवस्था को भारी आर्थिक नुकसान होता है इसके वजह से, और मूल्य वृद्धि से भी आप इनकार नहीं कर सकते इन वजहों से। और उसके बावजूद भी अगर हमें एक इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना है, वस्तुओं के में जो कीमत बेहताशा वृद्धि होती है फलों की सब्जियों की, इन्हें बनाए रखना है, एक लिमिट के अंतर्गत रखना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें अधिक से अधिक जो हमारा एग्री प्रोड्यूस है उसे स्टोर करना ही पड़ेगा। तो ये लिमिट हटाया जाना मेरे समझ में एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखा जा सकता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा अगर हम कम से कम खाद्यान्न को बचा तो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज करके अगर हम कोई लिमिट रखेंगे तो एक तय लिमिट तक ही वो स्टोरेज हो सकता है। अगर हम लिमिट हटाते हैं तो इससे प्राइवेट एंटिटीज में, कंपनियों में, प्राइवेट प्लेयर्स में एक कंपटीशन बन सकता है, जो एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में ज्यादा से ज्यादा वो स्टोर कर सकते हैं, और इसका अल्टीमेटली फायदा कंज्यूमर को ही हो सकता है, चाहे उन्हें सालों भर आबाद सप्लाई हो सकती है, निर्बाध रूप से सप्लाई हो सकती है, और उन्हें कम कीमत पे भी मिल सकती है ये चीजें। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि आज इसमें जो कुछ बड़े व्यापारी या फिर जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो अपने हिसाब से अपने स्टॉक को बढ़ाकर या घटाकर मार्केट को रेगुलेट कर सकते हैं, इधर चाहे उधर मूल्य को मोड़ सकते हैं, क्योंकि अब वो एमएसपी पर भी सरकार चुप है इसमें। और फिर दूसरा ये स्टॉक लिमिट, ये दोनों चीजें एक आशंका, मतलब एक भय का माहौल बनाती है। शायद इसी कारण एक ये जो देख रहे हैं अभी
विरोध का माहौल देखा जा रहा है पंजाब, हरियाणा, यूपी और खासकर तमिलनाडु के किसानों में। जैसा आप कह रहे हैं कि हर एक, हम सभी जानते हैं हर एक वस्तुओं के, हर एक सिद्धांत का, हर एक नियम के दोनों पक्ष होते हैं। आप इसे पॉजिटिव ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि इसके दुष्परिणाम भी देखे जा सकते हैं। जहां अगर जरूरत से ज्यादा और अगर हम लिमिटलेस स्टोरेज करने को वैधानिक दर्जा प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो पूंजीपति कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भारी मात्रा में निवेश करेंगे। और जी, ऐसा भी हो सकता है चूंकि एपीएमसी का अस्तित्व संकट में है, तो वो डायरेक्ट वो फार्मर से ही वो सेल करेंगे। फिलहाल अभी वर्तमान में एपीएमसी होने की वजह से कोई भी होलसेल कंपनियां या फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वो किसानों से डायरेक्ट कोई वस्तु नहीं खरीद सकते थे, कोई भी प्रोड्यूस नहीं खरीद हाँ, सकते थे। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीद सकते थे, हाँ, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें मंडी के वास्ते ही सामानों को खरीदना पड़ता था। और चूंकि अभी वो एपीएमसी के ऊपर भी अब सवालिया निशान लग रहे हैं कि क्या, वैसे सरकार ने तो आश्वासन दिया है कि एपीएमसी का अस्तित्व भी बना रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर एपीएमसी मंडी से बाहर ही हमें कम कीमत पे वस्तु उपलब्ध है, तो कोई फिर आखिर उधर क्यों जाएगा। तो और हाँ, एपीएमसी में तो आपको टैक्स भी देना है और एपीएमसी के बाहर अब जी कोई हाँ, टैक्स वो नहीं देना और क्यों 3.5 से 2.5% से 3.5% तक का टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। आप बिना है। टैक्स के आप ले सकते हैं। और आप अपने ढंग ये से, जब आपने मार्केट को फ्री किया है, तो निगोशिएट करने की भी आजादी है। तो आप बिल्कुल। ऐसा देखा जा सकता है, प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा देखा जा सकता है कि एमएसपी से कम कीमत पे भी अगर होलसेल में कोई परचेस कर रहा है, कोई बड़ी कंपनियां आ रही हैं, परचेस कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने ढंग से वो निगोशिएट करेंगे, अपने लाभ के बिल्कुल। तत्वों को ध्यान में रखते हुए। तो वैसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इससे एक तरह से कह सकते हैं कि जमाखोरी की की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल जमाखोरी एक, हाँ, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, तो ये था आज का हमारा ये कृषि बिल और या कृषि अध्यादेशों पर परिचर्चा। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, क्योंकि हमारा पिछला वीडियो बहुत आप लोगों ने देखा, लेकिन उस पर इम्प्रेशन थोड़ा कम है। आप थोड़ा उस पर लाइक, कमेंट, शेयर, अरे जो भी है आप में जो भी बात है वो कह दीजिए। हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, विश्वनाथ भी बुरा नहीं मानेंगे। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगर मतलब बुरा मानने की कोई बात नहीं। अगर आप कुछ हमें सुझाव देते हैं तो हमें भी बिल्कुल। रिफाइन करेंगे, हम अपने तथ्यों को हमें अच्छे तरीके से कह सकते हैं और बात को डिस्कस करने का ये सिलसिला जारी रख सकते हैं। आप जितना हमें हमारे बारे में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे या फिर जितना हमसे आप बातचीत करेंगे, जितना हमसे कम्युनिकेट करेंगे, हम उतने ही प्रोत्साहित होंगे और अलग अलग ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आपकी नजर में यदि कोई मुद्दा हो जिस पर बात की जानी चाहिए, या फिर आप में से कोई यदि हमारे बीच आना चाहे तो भी आमंत्रित है। क्या लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं इसमें, और भी यदि कोई आना चाहे तो? जी हाँ, बिल्कुल।